लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे सारे फंक्शन होते हैं और कैसे माउथ का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे सलाइवरी ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और एसोफेगस का क्या फंक्शन होता है। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टमक का इसमें क्या रोल होता है और कैसे ये फंक्शन करता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब कुशल मंगल? लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, शायद ये इतना अच्छा नहीं होगा बट ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्योंकि हम स्टमक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि माउथ में से फिजिकल केमिकल प्रोसेस होता है ना, माउथ में ही ये सब हो जाता है। उसके बाद जब सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी, उसका भी प्रोसेस जो होता है माउथ में ही होता है, वो रिलीज़ होते हैं, ऐसे एंजाइम्स आते हैं जिससे कि डाइजेशन होता है। इसके बाद हमने देखा कि एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ उसके थ्रू, वो पाइप के थ्रू जो खाना है वो कहाँ आता है, स्टमक में आता है। ये जो है ये एसोफेगस है ना, यहाँ से यहाँ पे क्या आता है, फूड आता है। अब स्टमक में, अब इसको हम स्टमक कहते हैं और बायोलॉजी में हम इसको एब्डोमेन भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एब्डोमेन। ऑलराइट, तो इसको हम एब्डोमेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टमक में ना 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। स्टमक के होते हैं 3 पार्ट्स। तो इसके जो सबसे पहले वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्डिया। क्या कहते हैं, कार्डिया, CARDIA। सबसे फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं कार्डिया। ऑलराइट, तो कार्डिया में क्या होता है, अब इसको हम कार्डिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट के पास में होता है। तो हार्ट को हमें पता है क्या कहते हैं, हार्ट को हम कार्डियक कहते हैं या फिर उसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। हार्ट पे जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो इस तरीके से इसे इसके जो फर्स्ट पार्ट होता है स्टमक का, क्योंकि हार्ट के क्लोज होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कार्डिया। ऑलराइट, कार्डिया। अब कार्डिया में क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जब फूड यहाँ से होकर के आता है तो ये आता है सबसे पहले कार्डिया में, और कार्डिया में रिलीज़ होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या रिलीज़ होता है, HCl। यहाँ पे रिलीज़ होता है HCl, जिसको अब हमें पता है एसिड क्या करता है। तो इसका काम होता है कि खाने को एकदम अम्लीय बनाना, यानी कि एकदम और ब्रेक डाउन करना और ज़्यादा उसे डाइजेशन के लिए बहुत छोटे छोटे करने में हेल्प करना। और इसके साथ साथ इसका एक और काम होता है कि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देता है, यानी कि बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। तो ये काम होता है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक और प्रॉब्लम भी हो जाती है कि कभी कभी ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इसके ज़्यादा होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अल्सर्स होते हैं, कि क्योंकि अंदर घाव हो जाता है, वो एसिड है, करेक्ट, तो उसके वजह से छाले आने लगते हैं। तो मुंह में भी छाले आते हैं, राइट, और अंदर भी छाले होते हैं, उस वजह से जलन होती है। फिर हीट बर्न के इश्यूज़ होते हैं, राइट, एसिडिटी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, कुछ खा रहे तो जलन, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपने जब कभी खाना खाया होगा, वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग भी इसी वजह से होती है। तो वॉमिटिंग करते वक्त आपको ना बहुत जलन होती होगी, कभी नोज़ में, कभी मुंह में, है ना, इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो लगता है खाना तो हमने काफ़ी अच्छा खाया था, नॉर्मल, इतना तीखा भी नहीं था, फिर भी जब वो बाहर आ रहे हैं तो इतनी जलन क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें अब एसिड मिल चुका है और उस एसिड की वजह से ही आपको जलन होती है। तो ये इसका रीज़न है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद आपको एक तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाते तब चांसेस होते हैं वॉमिटिंग के, क्योंकि इतना खा लिया है, अब वो जगह भी तो होनी चाहिए ना, तो थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। और दूसरा कहते हैं कि खाने के बाद आपको ना बहुत ज़्यादा कोई हार्श एक्टिविटी फिजिकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी खाना बाहर आ जाता है। जैसे कि बोलते हैं एक्सरसाइज अवॉइड करो और ऐसी सब चीज़ें नहीं करो जिससे कि बॉडी बहुत ज़्यादा जंप कर रही है या उछल कूद वाले काम हो रहे हैं, है ना, जिसमें बॉडी को बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ऐसे नॉर्मली वॉक करना चाहिए, जैसे हेल्प होता है, या फिर एक प्लेस पे वज्रासन वगैरह करके बैठना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि डाइजेशन प्रॉपरली अपना काम कर सकता है। एटलीस्ट खाने के तुरंत बाद तो हम इसीलिए आधे घंटे तक नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें। तो आई रिमेंबर कि एक बार हम लोग मेले में गए थे घूमने के लिए, एंड वी नो कि मेले में काफ़ी सारे राइड्स होते हैं ना। तो राइड्स में क्या हुआ कि एक, आई डोंट नो कि उस राइड का नाम क्या है, पर हम उसमें बैठे थे, और वो राइड एक्चुअली ऐसे कुछ सर्क्यूलर होता है, प्लेट जैसा होता है, और वो प्लेट ऐसे वो घूमता है, तो इस तरफ जाता है तो थोड़ा ऊपर होता है, इस तरफ जाता है थोड़ा नीचे। आपको आइडिया आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, राइट, मैं शायद एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो वो क्या होता है कि उस वजह से वो कभी तेज़ होता है और अचानक से स्लो हो जाता है, फिर तेज़ होता है, अचानक से स्लो होता है। इसमें ना बॉडी को बहुत वो लगता है, फोर्स आता है।
तो तभी उसमें ना एक विमेन बैठी हुई थी झूले पे, एंड उसने क्या किया, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा खाना भी ना खा के आए हुए थे और वो बैठे। अब जैसे वो झूला स्टार्ट हुआ, वो इतना तेज़ घूमने लगा कि सडनली उनको वॉमिटिंग हो गई और उन्होंने पूरा डिज़ाइन बना दिया सर्कल में उधर वॉमिटिंग करके। तो ऐसे होता है, तो इसीलिए खाने के बाद आपको ये सब नहीं करना चाहिए, इससे बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए बाद में वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, सभी लोग काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो गए थे क्योंकि इट्स नॉट गुड। उन्होंने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर दी थी क्योंकि मुझे लगता है वो शायद खा पी के एंजॉय करके मस्त लास्ट में राइड में आए। तो अगर आपको खाना पीना है तो पहले आप राइड कर लो, फिर आप आराम से झूला वगैरह करके फिर खाना खाओ। तो ऐसा करना चाहिए, इसीलिए इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो ऐसा हुआ था। सो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो वॉमिटिंग, फिर अल्सर्स, एसिडिटी। अब एसिडिटी ये सब होता है ना, इसके लिए अब क्यों, जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना है, हमें एसिड की मात्रा कम करने के लिए वहाँ पे बेस का डालना ज़रूरी है। वहाँ पे बेस आएगा तो ऑटोमेटिकली एसिड थोड़ा कम हो जाएगा और वहाँ पे रिलीफ हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे क्या डालते हैं, एसिडिटी या इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, या जब ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो इसके लिए आता है MgOH2। MgOH2, ओके। ये फॉर्मूला है किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इसका जब हम ये डालते हैं बॉडी में तो इससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाता है। और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है इनो में। इसके लिए आपने देखा होगा कि इनो वगैरह लिया जाता है जब भी एसिडिटी होती है, क्योंकि एसिडिटी होने के बाद ये जो Mg है, MgOH2, ये हेल्प करता है उसे कम करने में, ओके, क्योंकि ये बेस होता है। तो दिस हेल्प्स, इसीलिए इनो लेते हैं। तो ऐसा कुछ हो तो इनो आप ले सकते हैं। तो आई रिमेंबर वन मोर थिंग कि एक बार हम लोग लेमन लेने गए थे, अभी बीच में लेमन बहुत महंगे हो गए थे, नहीं तो उसमें इनो में आते हैं ना फोटो आते हैं लेमन के कि लेमन फ्लेवर है। अभी तो और भी फ्लेवर्स आने लगे, कोको कोला एंड मैनी मोर, आई डोंट नो। पर पहले रेगुलर और एक लेमन फ्लेवर आता था, लेमन जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे और वो कुछ 3-4 रुपये का आता था आई थिंक, है ना, शुरुआत में। तो अभी हम जब लेमन लेने गए थे तो इतना महंगा लेमन बेच रहे थे वो, तो हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, लेमन को ना, लेमन की जगह हम इनो पीते हैं, क्योंकि इनो में भी लेमन होता है, हमने देखा ऊपर फोटो रहता है। तो जब हम लेने गए तो इनो के रेट्स अलग बढ़े हुए हैं, इनो भी 10 रुपये का आ रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेके ट्राई करते हैं। जब पिया तो पता चला वो नकली लेमन है ये तो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो फिर सिर्फ लेमन के फ़ोटो के भी चार्ज किए थे उन्होंने, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए तो जब भी ऐसा कुछ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मात्रा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हम लेते हैं MgOH2, जिसमें भी MgOH2 रहेगा, उसे लेने से एसिडिटी कम होती है। तो ये जो सिरप्स होते हैं एसिडिटी के, उसमें भी ये होता है टू रिलीव दिस। तो ये था कार्डिया के बारे में। तो कार्डिया में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में मिक्स होता है। अब ये तो हो गया। अब जो सेकेंड आता है, सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड है फंडस। फंडस, फंडस क्या होता है, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है जो यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं फंडस, बीच में जो है, ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है इसको हम कहेंगे फंडस। अब फंडस में क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके के कांटेदार होते हैं, जो कांटा जैसा होता है, इसको हम रूगी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूगी। इसको हम कहते हैं रूगी। तो रूगी से क्या होता है, रूगी से ये जो कांटे होते हैं ना, इसको ही हम रूगी कहते हैं। फंडस के अंदर होता है और जब ये फूड यहाँ से बाहर आता है, ठीक है, ये पास होके कहाँ आता है, फंडस में आता है। तो यहाँ पे ये जो कांटे होते हैं ये फूड को होल्ड करके रखते हैं, कम से कम ये 3-4 घंटे तक फूड को होल्ड करके रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो होल्ड करके रखते हैं तो सारा जो डाइजेशन होता है, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अच्छे से मिक्स होता है फूड में, यानी पूरा डाइजेशन यही होता है। और इसमें ये कम से कम 3 से 4 घंटे तक फूड को होल्ड करके रखता है। तो अगर ये काम नहीं करेगा ना, तो फूड आप जाएंगे खाना खाएंगे, 10 मिनट बाद आपको लगेगा फ्रेशन अप होना है, तो इस तरीके से फूड बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो 3-4 घंटे का काम होता है होल्ड करके, ये यही रखता है, सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छे से मिलता है, सब कुछ होता है इसी में, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ होता है। अभी अगर कुछ लोग, जब आप खाना नहीं खाते, अभी बहुत सारे व्रत होते हैं, व्रत रखते हैं, तो अभी बहुत तो ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा खाना खा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें पानी भी नहीं पीना होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कांटे होते हैं खड़े हो जाते हैं कि चलो फूड आएगा, अभी ये करेंगे। तो उसमें जब आप व्रत रखते तो आपको जो पेट में चुभन महसूस होती है और ऐसा सब फील होता है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ गड़ रहा है, इस तरीके का फीलिंग होता है, तो उसमें यही होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो खाना नहीं मिला और ये कांटे जो है वो पेट में भी कांटे होते हैं,
तो ये जो है वो रेडी है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप जैसे ही कुछ खाते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है, या बहुत देर बाद भी खाते हैं तो आपने देखा होगा सडनली आपको अलग सा लगता है स्टमक में, क्योंकि बहुत देर से ये जो थे खाली था इसीलिए। तो ये इस वजह से होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाना और मिला के यहाँ पे वो 3-4 घंटे तक फूड को रोक के भी रखता है। उसके बाद ये जो थर्ड पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पाइलोरस। क्या कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं, ठीक है। ये जो तीसरा हिस्सा है यहाँ पे आता है, इसको हम पाइलोरस कहते हैं। और यहाँ पे ना इसके यहाँ पे जो साइड्स में छोटी छोटी ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होते हैं, इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, ये जो यहाँ पे होते हैं ये पाइलोरस में होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से कुछ जूस रिलीज होते हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो ये रिलीज करेंगे गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस जो है, अभी जो यहाँ से खाना आया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छे से मिक्स हो चुका है और वो फूड अब यहाँ पे आ गया है। और इस जूस के अंदर दो चीज़ें होती है, ठीक है। सबसे पहली होती है पेप्सिन, ठीक है। पेप्सी वाला नहीं, पेप्सिन अलग होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सी का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और उसमें हेल्प करता है। तो अब प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होगा किसकी वजह से, क्योंकि प्रोटीन ना काफ़ी जटिल होता है और उसको डाइजेशन में काफ़ी टाइम लगता है। तो 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं, और वो अभी आपको आगे 2 पता चलेंगे जो आगे चल के दूसरे लेवल्स पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आया है पेप्सिन है, तो ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, ठीक है। पेप्सिन से प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। और इसके बाद जो सेकेंड वाला होता है पेप्सिन के बाद, वो होता है रेनिन। क्या होता है, रेनिन सेकेंड। और रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन जो होता है ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये एक्चुअली जो मिल्क होता है ना उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स कि दूध है और दूध को वो कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी दूध का दही बना देगा। तो ये उसका काम होता है। यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है और दूध का दही बनता है। जैसे आपने ना छोटे बेबीज़ को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा मिल्क पीते हैं, करेक्ट। और मिल्क पीते रहते, वो उनको पता भी नहीं होता कब रुकना है, वो उतना पीते जाते हैं जितना उनको मिल जाए। तो इसीलिए जब वो अंदर जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी होती है बेबीज़ में। आपने देखा होगा बार बार उनके मुंह से बाहर आता रहता है जो खाना रहता है या जो भी वो मिल्क लेते हैं। तो जब वो बाहर आएगा तब आप देखेंगे ना, तो वो गठे जैसे आएंगे बाहर, जिसमें दही जैसा दिखता है वो, है ना। तो ये क्या होता है, मिल्क का दही बना देता है यहाँ पे। तो बहुत लोगों में जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे बुढ़ापे में स्पेशली, ओल्ड एज में बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डाइजेशन में इसीलिए होता है क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं ना। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये इतना जूस प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि प्रोटीन या फिर मिल्क वगैरह डाइजेस्ट किया जा सके। इसीलिए उनको, जो बूढ़े होते हैं उनको मिल्क लेने से मना करते हैं कि आप मिल्क मत लो, क्योंकि एक तो मिल्क में प्रोटीन है और ऊपर से मिल्क को डाइजेस्ट करना भी ईजी नहीं होता है। तो अब वो इसीलिए उनको कहते हैं आप सीधे कर्ड खाओ, है ना, दही खाओ या छाछ पियो, डोंट टेक मिल्क। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका डाइजेशन इशू होता है। और ये जिसका प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है उनको आपने सुना होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो बोलते हो मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना। गैस्ट्रिक आपको सिरप देते फिर उससे रिलेटेड, और उस सिरप में ऐसे ही एंजाइम्स होते हैं जो आपको जो यहाँ नहीं बन रहे वो उसमें मिल जाता है, और ताकि डाइजेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिले, 2 चीज़ें मिलती है। तो स्टमक में यानी एब्डोमेन में ये 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सबसे पहला हमारा है कार्डिया, उसके बाद सेकेंड है हमारा फंडस, और जो थर्ड है वो है पाइलोरस। ऑलराइट, तो इतना क्लियर हुआ हमने ये स्टमक के बारे में। ये पूरा था कि स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है। अभी स्टमक के बाद भी स्टमक के बाद ये आता है बाहर, ठीक है। अब ये जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब तो ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले अभी यहाँ पे तो हमने देखा कि ये यहाँ पे प्रोटीन को और ये मिल्क को डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी खाने में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं हम, उसमें कार्ब्स होते हैं और स्टार्च होता है और भी चीज़ें होती है, करेक्ट। तो ये सब चीज़ों को भी तो डाइजेस्ट करना है। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए अब यहाँ जो पैनक्रियाज होते हैं, यहाँ पे ये इसको हम पूर्ण पाचक कहते हैं, यानी इसमें कंप्लीट ऐसे एंजाइम्स मिलते हैं जो जो भी चीज़ें होती है फूड में वो सब कुछ डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए पैनक्रियाज से ये सब कुछ मिल जाता है। पर एक दिक्कत है, जो पैनक्रियाज है
पेनक्रियाज को ये होता है बेस, ठीक है, और इसकी एसिड से तू मैं रहती है, यानी नहीं जमती है। ये बोलता है मैं एसिड के साथ काम करूँगा ही नहीं, मुझे एसिड चाहिए ही नहीं, अगर एसिड आया तो मैं नहीं आऊँगा, या तो मैं रहूँगा या एसिड रहेगा, ठीक है। तो इनका चलता है आंकड़ा। तो अब क्या हो गया, अब ये जो पैनक्रियाज है इन्होंने तो बोल दिया, पर अब करें क्या, क्योंकि जो फूड का हमने पूरा देखा कि ये तो पूरा का पूरा एसिडिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने तो धूम मचा रखी है अंदर। तो यहाँ से अब क्या होगा, फिर ये जब आएगा फूड तो पैनक्रियाज तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, और इसी के पास सारे एंजाइम्स है डाइजेशन के। तो यहाँ पे तो अगर ये नहीं देगा तो इंसान तो मर जाएगा, है ना, कि डाइजेस्ट ही नहीं होगा कुछ। तो अब क्या होता है, यहाँ पे हेल्प कौन करता है, लीवर। तो यहाँ पे लीवर अंकल आके बोलते हैं कि मैं हेल्प करता हूँ, डोंट वरी आई एम देयर, ठीक है। तो लीवर के पास होता है गॉल ब्लैडर, उसके अंदर एक थैली होती है, एक पाउच होता है जिसमें गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। अब ये जो पाउच है इसी को हम गॉल ब्लैडर कहते हैं एक्चुअली। तो लीवर बनाता है जूस, कौन सा जूस, बाइल जूस, ओके। तो लीवर के अंदर बनता है बाइल जूस, लेकिन वो बनता लीवर में, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। लीवर बना के भेज देता है गॉल ब्लैडर के पास कि आप इसको स्टोर करके रखो और जब भी नीड आए तो इसको रिलीज कर देना, ठीक है। तो समझे आप, ये लीवर ने बनाया, क्या बनाया, बाइल जूस बनाया, और बाइल जूस बनने के बाद गॉल ब्लैडर के अंदर भेज दिया। अब ये गॉल ब्लैडर के अंदर ही रहेगा, और ये जो जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस का एक्चुअली पीएच कुछ 8 के आसपास रहता है, 9 भी रहता है कभी कभी। तो जो इसका ये क्या, ये पूरा बेस बना देता है उसको। तो जब आप कहेंगे आपकी एसिड और बेस मिलके तो न्यूट्रल होना चाहिए, वो न्यूट्रल क्यों नहीं हो रहा है। तो अब क्या होता है कि न्यूट्रल तब होगा जब वो सेम होगा, ठीक है, उतना एसिड उतना बेस है। लेकिन जब उस किसी की भी मात्रा ज़्यादा होगी तो वो उस पर भारी पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो बेस है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए वो एसिड पे भारी पड़ जाता है, और जो भी फूड होता है वो उसको पूरा का पूरा बेस बना देता है। और हमें पता है पैनक्रियाज ने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं तो बेस को ही एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को एसिड वैसिड नहीं चाहिए, एसिड को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो अब क्या हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी किसने, लीवर अंकल और गॉल ब्लैडर ने मिलके, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यहाँ पे जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज अब अपना काम करेंगे। पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि 3 चीज़ें यहाँ पे हो रही है, फूड भी आ रहा है, ठीक है। अभी ये फूड जो है वो कहाँ रुका हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकता है, ठीक है, क्योंकि पैनक्रियाज में नहीं रुकता है, वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ से सिर्फ रिलीज होता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और गॉल ब्लैडर से भी जूस रिलीज होता है। ये खाना आके रुकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, छोटी हाथों में, और वहाँ पे रुकता है, वहाँ पे वो वेट करता है ये सब जूस मिलने का, ताकि वहाँ पे फिर डाइजेशन कर सके आगे। तो यहाँ से तो फूड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी जूस आ रहा है, यहाँ से भी एंजाइम्स चाहिए, तो पहले कौन आएगा, करेक्ट, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए पहले किसको आना है। तो इसके लिए, ठीक है, अभी हम लॉजिकली देखते हैं कि फूड हमें पता है पैनक्रियाज तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज तो पहले रिलीज करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एसिडिक है, तो वो क्यों देंगे, वो बोलेंगे मुझे तो आना ही नहीं, मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो डिमांड है वो पूरा ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि फूड पहले आएगा, क्योंकि जब फूड आएगा तभी उसको जूस मिलेगा, और इसका मतलब जैसे ही फूड आएगा वैसे ही बाइल जूस रिलीज होगा, और जब बाइल जूस उसे मिलेगा तो ये बेस हो जाएगा, और जब ये बेस होगा उसके बाद पैनक्रियाज से एंजाइम्स रिलीज होंगे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि इनको बताता कौन है कि फूड आ गया है, या फिर किसको पहले बाइल जूस रिलीज करना है, और जब बाइल जूस आ जाएगा तब बताना है पैनक्रियाज को कि हाँ अभी आपको रिलीज करना है, यहाँ पे आगे का काम करना है। तो ये कौन बताएगा, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हार्मोन्स होते हैं, 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आगे क्या करना है, ओके। तो अभी सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम क्या है, सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, CHOLECYSTOKININ, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये पहला हार्मोन है जो बताता है किसको, ये बाइल जूस को, यानी गॉल ब्लैडर को बताता है कि जल्दी जल्दी फूड आ गया है, फटाफट फटाफट रिलीज करो बाइल जूस, ओके। तो कौन बताता है, ये वाला हार्मोन कोलेसाइटोकाइनिन, ठीक है, कोलेसाइटोकाइनिन, याद रखना, कोलेसाइटोकाइनिन, ये वाला हार्मोन बताता है किसको, गॉल ब्लैडर को, रिलीज करो, फूड आ गया है और इसको मिला दो, ओके। तो जब ये हो जाता है, ये वाला प्रोसेस, ये होने के बाद जो दूसरा एंजाइम कौन सा है हमारा, दूसरा हार्मोन कौन सा है जो रिलीज होता है, दूसरे हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। क्या नाम है, सिक्रेटिन, सेकेंड हार्मोन का नाम। सिक्रेटिन कहाँ से रिलीज होता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरा हार्मोन निकलता है। जब ये काम हो जाता है तो ये हार्मोन रिलीज होकर पैनक्रियाज को बताता है आओ जल्दी भेज दो सारे एंजाइम्स को डाइजेशन के लिए। तो ये पैनक्रियाज को बताता है, और फिर पैनक्रियाज बोलते हैं कि नहीं मैं अभी कैसे आऊँगा, मुझे तो पहले बेस चाहिए। तो बोलते हैं हाँ बेस का इंतजाम हो गया, आ जाओ फटाफट। तो ये फिर बोलते हैं ठीक है, ऑलराइट, और ये रिलीज करते हैं वो एंजाइम्स जिससे कि आगे का डाइजेशन प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पैनक्रियाज में कौन कौन से
एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए। तो जो सबसे फर्स्ट होता है, यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है लिपेस, या इसको लाइपेस भी कहते हैं, लिपेस भी कहते हैं। तो ये वाला जो होता है, ये वाला एंजाइम क्या करता है, इसका काम होता है फैट को डाइजेस्ट करने का। जो भी फैट होता है उसको ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है। क्या डाइजेस्ट करता है लाइपेस? फैट को। तो लाइपेस ने कर दिया फैट को डाइजेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रिलीज होता है वो है अमाइलेस। अमाइलेस का काम क्या होता है? अमाइलेस क्या करता है? अमाइलेस डाइजेस्ट करता है, लाइपेस ने तो फैट को कर दिया, ठीक है। अमाइलेस हो गया, और हो गया ट्रिप्सिन। तो ये 3 जो है, इसको हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है LAT, ठीक है, LAT। तो इसमें से लाइपेस ने फैट को डाइजेस्ट कर दिया, अमाइलेस जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ओके, अब आप कहेंगे स्टार्च को डाइजेस्ट ये करता है अमाइलेस, तो हमने देखा था कि माउथ में भी 2 रिलीज होते हैं, ट्रिप्सिन और डाइटेस, वो भी तो इसी को ये करते हैं, स्टार्च को, है ना। तो वापस से क्यों? तो मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो हमें सबको पता है कि ज़्यादा देर तक हमें उसे चबाना चाहिए ताकि उसको डाइजेशन अच्छे से हो सके, लेकिन वो तो हम करते नहीं हैं। हम करते हैं 5-6 सेकेंड कुछ उसको चबाते, कुछ लोग तो सीधे ही निगल लेते हैं, ऐसा लगता है कि खाने ही नहीं है सीधे निगल लेते हैं, तो इतना भी टाइम नहीं है। तो इसमें क्या होता है, वो ठीक से मिल नहीं पाता है, जिस वजह से स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता। स्टार्च इज़ लाइक कि बहुत ही जटिल होता है, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसके लिए अंदर भी एक और एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए प्रेजेंट रहता है कि हाँ आजा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको मैं करूँगा डाइजेस्ट, तो वो उसे डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाइलेस क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, लाइपेस फैट को डाइजेस्ट करता है, रिमेंबर। एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन। एक तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं ना, उनके नाम बड़े अच्छे हैं, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन, है ना, तो वो पता चल जाता है। पेप्सिन प्रोटीन, तो सब ऐसे ऐसे इन वाले ही हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा, अच्छा ये उसको डाइजेस्ट करता है, ये उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 जो है, ये रिलीज़ कौन करता है? ये रिलीज़ करते हैं पेनक्रियास। और इसमें क्या होता है? लाइपेस फैट को, अमाइलेस स्टार्च को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, ये इसको डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन के लिए दूसरा था, तीसरा आगे आएगा, तो ये इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है स्टमक, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के साथ मिलके, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये काफ़ी एक्चुअली अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी वास्ट था, राइट। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है, और इसके बाद रेक्टम में क्या होता है। ओके, सो वी विल कंप्लीट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और अभी आज हमने 3 चीज़ें डिस्कस की इंपॉर्टेंट। ओके, लीवर का फंक्शन क्या होता है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, एब्डोमेन यानी स्टमक में क्या क्या होता है, पेनक्रियाज में क्या होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने थोड़ा देखा कि वहाँ पे आगे फूड रुका हुआ है अभी, ठीक है। तो हम लोग इस जो फूड रुका हुआ है इसका डाइजेशन कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डाइजेशन होता है स्टमक के थ्रू। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी, या फिर आपको कमेंट्स में भी आंसर दे दूँगी। ऑलराइट, एंड आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।